Welcome to Ashant Academy. My name is Aditya and you are watching videos on class 9th biology book written by P.S. Verma and V.K. Agrawal from Ashant Publishing. हम इन वीडियोस में इस बुक के सक्सेसिव पेज बाय पेज डिस्कशन कर रहे हैं और हर एक चैप्टर का डिटेल्ड डिस्कशन आपको अकॉर्डिंग टू द बुक यू आर गेटिंग हियर एंड we are also emphasizing on how to make the learning easier through these videos. So अगर आपके पास ये बुक है और आप इसको पढ़ रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियोस बहुत यूज़फुल हो सकते हैं. So keep continue watching these videos. इस वीडियो में हम अगले चैप्टर पर डिस्कशन करेंगे. अब तक हम 4 चैप्टर्स डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियोस में. So now our time is to look at chapter number 5, which is about natural resources. Now what does this natural resources tell us? हमारे चारों तरफ हम जानते हैं कि बहुत तरह के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं. हमें जो फूड मिलता है, हमें जो एयर मिलती है ब्रीथ करने के लिए, पानी पीने के लिए जो पानी मिल रहा है, व्हीकल्स को चलाने के लिए जो फ्यूल आ रहा है, सनलाइट, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सब चीज़ें नेचुरल रिसोर्सेज हैं और इन नेचुरल रिसोर्सेज के बिना लाइफ का सस्टेन होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है. सो वी कैन से देर आर फ्यू फंडामेंटल थिंग्स. अगर अर्थ पर लाइफ है तो वो शायद वाटर, एयर और सनलाइट की वजह से है. इनमें से कोई भी चीज़ अगर मिसिंग होगी तो लाइफ का होना या इतना डेवलप हो जाना ऑलमोस्ट मुश्किल होगा. आप ऑलरेडी जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं. वी हैव Mars, we have Venus, we have Jupiter, so many planets, but none of them other than Earth has got life. And the reason is quite clear. We have those resources which are responsible for maintenance of life. तो उन्हीं resources के बारे में इस चैप्टर में बात की गई है और कैसे ये resources ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से धीरे धीरे खराब भी हो रहे हैं, ओवर कंज्यूम हो जा रहे हैं और कई रिसोर्सेज अभी खत्म होने के कगार पर भी हैं. सो वील बी टॉकिंग अबाउट ऑल दोज थिंग्स इन चैप्टर. That what are natural resources, how we can classify them, how we are destroying or deteriorating these natural resources and how we can conserve them, उनको हम conserve कैसे कर सकते हैं. So let us begin our discussion from page number 1 itself. Chapter 5 natural resources के पहले पेज से हम word by word discussion शुरू करते हैं. तो सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे कि anything that surrounds us, जो भी चीज़ें हमारे चारों तरफ हैं, that is collectively termed as environment. उसको क्या कहा जाता है? Environment कहा जाता है. And environment act as a life support system for us. जैसा कि हमने शुरू में देखा कि इसके बिना life possible ही नहीं है. So it is the environment that gives us food, that gives us water, that gives us air to breathe. सब कुछ जो डेली एक्टिविटीज़ हैं उन सबको करने के लिए जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब इन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज से, चारों तरफ की चीज़ों से मिलती हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर बायोस्फीयर एंड नेचुरल रिसोर्सेज की. सो इफ यू लुक एट द अर्थ, द इंटायर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, यू कैन सी हियर द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इन ट्रांसवर्स सेक्शन. तो अर्थ के चारों तरफ क्या है? एक रॉकी पार्ट है, एक सॉलिड पार्ट है जिसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं. उसके बाहर कई किलोमीटर तक एयर का एक कवर है जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. साथ ही साथ अर्थ के सरफेस पर बहुत सारा वाटर भी है, उसे हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं. और अगर हम अर्थ के अंदर देखें तो अर्थ के अंदर जो है लिथोस्फीयर से नीचे जाने पर वी विल फाइंड मेंटल एंड देन वी विल फाइंड कोर ऑफ द अर्थ. कोर में लिक्विड आयरन जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक स्पेसिफिक स्पीड से मूव कर रहा है जिसकी वजह से अर्थ का मैग्नेटिज्म और अर्थ की बाकी जो प्रॉपर्टीज हैं, ग्रेविटेशनल प्रॉपर्टीज, दे आर ऑल्सो मेंटेन्ड बिकॉज ऑफ दैट. बट इन दिस एंटायर एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर वी ऑल्सो हैव एरियाज वेयर लाइफ एग्जिस्ट्स. लाइफ न केवल एयर में है, वाटर में है, आई मीन सॉइल में है, बल्कि कई जगह है. You should also include microbes in that. कई बार तो ओशंस के अंदर कई किलोमीटर नीचे जहाँ पर लाइट तक नहीं पहुँचती है वहाँ पर भी माइक्रोब्स रहते हैं. एयर में भी माइक्रोब्स होते हैं. So we have atmosphere, parts of atmosphere, parts of hydrosphere and parts of lithosphere which constitute life and which harbor life, that is collectively called as biosphere. उसे हम collectively क्या कहते हैं? Biosphere कहते हैं. So by definition which has been given here, it is the region of earth crust and atmosphere occupied by living organisms. जहाँ पर भी living organisms हैं अर्थ पर उसे हम
बायोस्फीयर कहते हैं। लिथोस्फीयर वो पार्ट है जिसे हम लैंड कहते हैं, जहां सॉइल है, जहां सॉलिड पार्ट है। हाइड्रोस्फीयर जहां पर वाटर है। और एटमॉस्फेयर अर्थ के चारों तरफ जो एयर का एक कवर है उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। Now, if you talk about the components which are present in biosphere, biosphere में कौन कौन से components present होते हैं, we will see that they are grouped into two categories. One is called as biotic component, another one is called as abiotic component. So, biotic component means life forms that might include larger organisms, वो हमारे चारों तरफ मिलने वाले wild organisms, insects, pathogens, microbes, कुछ भी हो सकते हैं, बट दे शुड सस्टेन लाइफ, दे शुड हैव लाइफ, उन सबको हम बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, उन बायोटिक कंपोनेंट के अलावा जो भी बायोस्फीयर में है, जैसे हम जो सांस ले रहे हैं, जो पानी पी रहे हैं, जो मिनरल्स कंज्यूम कर रहे हैं, सारी की सारी नॉन लिविंग चीज़ें जितनी भी हैं जो हमारे काम की हैं, बायोस्फीयर का पार्ट है, दे आर कॉल्ड एज एबायोटिक कंपोनेंट्स। सो बेसिकली इट हैज़ टू कंपोनेंट्स, बायोटिक एंड एबायोटिक, और उन्हीं को हम रिसोर्सेस की तरह देख सकते हैं। वी कैन इमेजिन देम एज रिसोर्सेस एंड वी कैन कॉल देम एज नेचुरल रिसोर्सेस। नाउ इन नेचुरल रिसोर्स कैटेगरी यू कैन डिवाइड देम इन टू ग्रुप्स। नेचुरल रिसोर्सेस को हम दो मेजर ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, एग्जॉस्टेबल एंड इनएग्जॉस्टेबल। कुछ नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे हैं जो एक टाइम के बाद खत्म हो जाएंगे। यू कीप ऑन यूजिंग देम, आप उनको लगातार यूज करते जाएंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो खत्म हो जाएंगे। दे आर कॉल्ड एज एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, एंड सम ऑफ देम विल नेवर बी एग्जॉस्टिंग, दे विल बी कॉल्ड एज इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। तो हमारे चारों तरफ जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिन पर लाइफ डिपेंडेंट है, वो दो ग्रुप में डिवाइड किए गए हैं। वन इज एग्जॉस्टेबल, अनदर इज इनएग्जॉस्टेबल। जो एग्जॉस्ट होने वाले रिसोर्सेज हैं उनको फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक रिन्यूएबल और एक नॉन रिन्यूएबल। मींस जो रिसोर्सेस खत्म होने का जिनका खतरा है, दोज विच आर अंडर द डेंजर ऑफ बीइंग एग्जॉस्टेड, दे कैन समटाइम्स बी रिसाइकल्ड। कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जिनको रिसाइकिल किया जा सकता है एंड वी कैन रिक्रिएट देम बाय रिसाइकलिंग देम, बट देयर आर सम which can not even be recycled, जिनको हम recycle भी नहीं कर सकते हैं। So on that basis, exhaustible resources can further be grouped as renewable and non-renewable. Can you imagine any example? किसी ऐसे natural resource का example आप बता सकते हैं मुझे जो exhaust हो जाएगा, एक टाइम बाद खत्म हो जाएगा और उसको दोबारा बनाना मुश्किल हो जाएगा? Any example? Day to day life में आप imagine कर सकते हैं। You might be having a vehicle in your home, like a car or a scooter. It runs on a fuel, petrol, diesel. तो ये सारी चीज़ें क्या है, कहाँ से फ्यूल निकल के आते हैं, या फिर कोयला जो है, कोल कहाँ से निकल कर आता है? ये सारे रिसोर्सेज अर्थ में कहीं अंदर डीप में बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले बने थे, और अब हम उनको लगातार निकालते हैं बाय द प्रोसेस कॉल्ड माइनिंग, and they are at the danger of getting exhausted someday. वो कभी ना कभी खत्म हो जाएंगे। ऐसे रिसोर्सेस को हम exhaustible and non-renewable resources कहते हैं। Then what do you think about renewable? क्या कोई ऐसे रिसोर्सेज हैं जो एग्जॉस्ट होने का खतरा तो है लेकिन रिन्यू हो सकते हैं? या फिर कोई एक ऐसा एग्जाम्पल किसी रिसोर्स का जो एग्जॉस्ट ही नहीं होगा, जो खत्म ही नहीं होगा, आप उसको यूज करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में आगे के पेजेस में बात की गई है, एंड एग्जाम्पल्स हैव बीन गिवन हियर स्पेसिफिकली। सो if we look at inexhaustible natural resources, as far as Earth's composition is maintained, as far as Earth is intact, there is no natural calamity or no celestial event which can destroy Earth, we will expect that there will be no dearth of air, water and solar energy. ये चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत लंबे समय से हैं अर्थ पर और आगे भी रहेंगी, इनके एग्जॉस्ट होने का कोई खतरा नहीं है। दे आर नॉन एग्जॉस्टेबल, दैट इंक्लूड्स एयर, वाटर एंड सोलर एनर्जी, बिकॉज ऑल ऑफ देम दे कीप ऑन गेटिंग कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस्ड। ऑल्दो अगर हम सोलर एनर्जी की बात करें तो ऐसा नहीं है कि सन की लाइफ इनफाइनाइट है, बट स्टिल compared to our lives, which is on an average 70 years, the life of sun is quite huge. I mean, it is like more than hundreds of millions of years.
सो दैट्स वाई इट इज स्टिल कंसिडर्ड एज नॉन एग्जॉस्टेबल रिसोर्स, इसको भी हम नॉन एग्जॉस्टेबल रिसोर्स मानते हैं. But when we talk about exhaustible resources, there will be renewable category and non-renewable category. So under the renewable category, जिन्हें हम renew कर सकते हैं, जिन्हें हम दोबारा से replace कर सकते हैं by cycling, they include some of the biotic factors like wildlife, forest, soil, drinking water or underground water. So although water is inexhaustible, water जो है वो अर्थ में साइक्लिंग होती रहती है, oceans have plenty of water, but it does not mean that we cannot fall short of drinking water. आपने देखा होगा कि अभी भी कुछ मेट्रो सिटीज ऐसी हैं जहां पर पानी की स्कैरसिटी है, सफिशिएंट ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं है. तो अगर हम ये कह रहे हैं कि पानी जो है इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स है, तो पानी की कमी क्यों होती है? सो दैट इज द स्कैरसिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. You cannot drink ocean water, वहाँ इतना salt होता है ocean water में, आप उसको नहीं पी सकते हैं. So if you do not recycle water properly, there will be scarcity of the drinking water. जमीन के अंदर जो पानी है, underground water जो है, वो renew होते रहना चाहिए. We have forest, wildlife, all these things which are under the renewable category. क्योंकि wildlife को अगर आप खत्म कर देंगे तो वो डिस्ट्रॉय हो सकती है, एग्जॉस्ट हो सकती है. बट इफ यू कीप ऑन मैनेजिंग दैट, इफ यू कीप ऑन ब्रीडिंग एनिमल्स, इफ यू हैव कंजर्व्ड एरियाज, you can protect them and you can renew them continuously. So you can see in these pictures wildlife, forest, underground water and soil, all these are exhaustible but renewable resources. On the other hand, if you go further down, अगर आप नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के, जो एग्जॉस्ट हो जाएंगे और एक टाइम बाद खत्म हो जाएंगे. दैट इंक्लूड्स कोल, पेट्रोलियम, मिनरल्स, ये सारी चीजें क्या है, एग्जॉस्टेबल है. देन यू कैन फाइंड अ गुड टेबल टू लुक एट फ्यू की पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. इन सारी चीज़ों के बारे में एग्जाम्पल्स के साथ आपको डिस्टिंक्शन दिया हुआ है, डिफरेंसेस दिए हुए हैं कि किसे आप रिन्यूएबल कहते हैं और किसे नॉन रिन्यूएबल कहते हैं. अगर हम एक एक करके इन रिसोर्सेज की बात करें तो हम देखेंगे कि सबसे पहले आपको एयर के बारे में बताया गया है. एयर इज अ रिसोर्स विच इज of course inexhaustible and it constitute most of the atmosphere. ये हमारा एटमॉस्फेयर बनाती है. And here in this picture you can clearly see that how large our atmosphere is. इस ग्राफ की मदद से आप देख सकते हैं. This is the earth crust. ये earth crust है. And if you see above, this is the height in kilometers. Earth crust यानी कि अर्थ के सरफेस से आप ऊपर जाएंगे. So you can see here 20 kilometers, 50 kilometers, 100, 200 and 300 kilometers. So roughly speaking, ये जो करीब करीब 8 किलोमीटर का एरिया होता है above the earth, that is rich in oxygen, that is rich in most of the gases and that is called as troposphere. But above troposphere where most of the planes will fly, that is called as stratosphere. धीरे धीरे फिर वहाँ पर एयर की अमाउंट कम होने लगती है. उसके ऊपर आप जाएंगे 50 किलोमीटर्स के अराउंड, दैट इज मेसोस्फेयर. एंड देन यू हैव एरिया कॉल्ड थर्मोस्फेयर. और उसके ऊपर फिर आयंस हैं. ऑलमोस्ट एयर इज वेरी वेरी स्कैंटी, दैट इज कॉल्ड आयनोस्फेयर. एंड बियॉन्ड 300 किलोमीटर दैट इज ऑल कॉल्ड एज एक्सोस्फेयर. देयर इज नो एयर इन इट. इन सारी लेयर्स में आपको एक टेम्परेचर वेरिएशन भी दिखाया गया है कि जब आप अर्थ से ऊपर की तरफ जाते हैं तो ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर कम होता है. आई मीन आप किसी प्लेन में बैठकर ऊपर की तरफ जाएंगे तो ग्रेजुअली टेम्परेचर कम होगा, लेकिन फिर करीब करीब 20 किलोमीटर की हाइट से ऊपर जाने पर वो टेम्परेचर बढ़ता है. फिर मीजोस्फेयर में डिक्रीज होता है और फिर आयनोस्फेयर में आके वो बहुत तेजी से बढ़ता है. दैट मीन्स इन दिस पर्टिकुलर एरिया 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर की जो रेंज है एटमॉस्फेयर की, उसमें टेम्परेचर लगातार बढ़ता है. एंड इट कैन गो अप टू 200 डिग्री सेल्सियस इन सम एरियाज. So this is what depicted about atmosphere. And air जो है इस atmosphere में, that has got a fixed composition. जो हमारे चारों तरफ स्पेशली ट्रोपोस्फेयर में जो एयर है उसका एक फिक्स कंपोजिशन है. आप जानते हैं कि करीब करीब 78% नाइट्रोजन है एंड वी हैव अराउंड 20% ऑफ ऑक्सीजन इन इट. देन 0.93 or almost like 1% of argon and very little carbon dioxide and several other gases are present. So what does atmosphere do to us? Atmosphere का हमारे लिए क्या फायदा है, हमारे लिए क्या यूज है? So atmosphere has got lot of things to do for us. One, it controls the climate. Atmosphere ही है जो climate control करता है. जैसे कभी बारिश हो रही है, कभी ठंड हो रही है, गर्मी हो रही है. So these are all things which are controlled by
atmosphere, clouds and lot of other things, winds. So we have plenty of things which have been discussed here. Wind के बारे में बताया गया है कि wind कैसे move करती है, and that you can see in this figure. You can also see in adjacent animation here. आप यहाँ पर इस एनिमेशन में देख सकते हैं कि किस तरह से जब कहीं पर गर्म जगह होती है तो उस तरफ एयर मूव करने लगती है. सो एयर ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम कूल प्लेस टू हॉटर प्लेस, and that's how wind movement take place, which has been shown here with the help of this animation. Then if we go ahead, अगर हम और आगे चलें तो हम देखेंगे कि कोस्टल एरियाज में एयर मूवमेंट जो होता है वो काफ़ी वेरी करता है. कोस्टल एरियाज यानी कि कभी आप सी के किनारे जाएं, लाइक प्लेसेस सच एज मुंबई, चेन्नई और कन्याकुमारी और वाइजैग, इन सब जगह जाएंगे तो आप देखेंगे कि ड्यूरिंग द डे टाइम देयर इज इरेगुलर फ्लो ऑफ कूल एयर फ्रॉम सी टुवर्ड्स लैंड, जबकि नाइट में देयर इज अ रिवर्स फ्लो ऑफ एयर फ्रॉम लैंड टू सी, बिकॉज सी एक्ट एज अ वेरी गुड सिंक फॉर कंज्यूमिंग हीट और स्टोरिंग हीट. तो ये धीरे धीरे गर्म होता है सी और धीरे धीरे ठंडा होता है. तो लैंड जल्दी गर्म हो जाता है. जैसे ही दिन में लैंड गर्म होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, कूलर एयर दैट कीप्स ऑन मूविंग टुवर्ड्स लैंड, बट रात में जो है वो लैंड से सी की तरफ एयर जाती है. सो ऑल दीज क्लाइमेटिक चेंजेस, these can be studied well with the help of understanding what atmosphere does to our environment, what atmosphere does to us. So there is a small activity which we will also see. हम एक एक्टिविटी की मदद से ये देखेंगे कि एयर जो है हमें दिखाई भी नहीं देती है, उसमें क्या होता है, उसमें देर आर मूवमेंट्स, देर आर स्ट्रीम्स. जैसे पानी में, नदी में स्ट्रीम्स होती हैं, जब वो चलती है तो वाटर की लेयर्स मूव करती हैं. ऐसे ही हम इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से जो एयर की स्ट्रीम है वो मूव करती है. सो यू कैन टेक अ स्मॉल बीकर और अ ग्लास एंड यू कैन पुट अ कैंडल इन दैट, और उस कैंडल के ऊपर आप एक जलती हुई अगरबत्ती लेकर आइए. तो अगरबत्ती का जब आप धुआं देखेंगे, उसका स्मोक देखेंगे, नॉर्मली एक बिना उस मोमबत्ती के, बिना उस कैंडल के, दैट विल बी स्ट्रीमलाइन, बहुत सीधे जा रहा होगा. बट एज यू ब्रिंग दैट incandescent stick near the candle, you will see that there is a flickering movement in the smoke. So that shows you that air also has got streams. Air moves with different velocities and its path is also very very random. तो ये सारी चीज़ें demonstrate करती हैं that atmosphere has got air, air has got movement, and that controls the movement of a lot of other things like dust, clouds, and it controls our environment. So this was first part of the video. ये नेचुरल रिसोर्सेज का वीडियो का पहला पार्ट था. इस पार्ट में हमने एक इंट्रोडक्शन देखा और नेचुरल रिसोर्सेज के क्लासिफिकेशन के बारे में देखा. वी विल सून कंटिन्यू. हम इसके आगे का जो पार्ट है दैट वी विल डिस्कस इन पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो. सो आई होप you have understood this part of the chapter number 4 very well, and you can now continue reading this book. आप अपनी इस बुक की जो रीडिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, उसको फर्दर improve कर सकते हैं by reading it through hard copy. In case you don't have this book, you can order it from S. Chand Publishing. The description is already given in the description box below. So I hope you are enjoying these videos. ये वीडियो आपको मदद कर रहे हैं सारी चीज़ें समझने में, and you will continue watching these videos. You will come back and you will stay connected with us. Thanks for watching. All rights reserved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder.